जाएगा। आपके पास बुक है तो साइन का यूज कर सकते हो। They have asked you question like this, calculate the refractive index of a medium. अगर उसने सिर्फ इतना बोल दिया refractive index of a medium, you have to simply दिमाग में सेट करना है कि of a medium बोल रहा है means of a medium with respect to air बोल रहा है, क्योंकि air के लिए वो लोग specify नहीं करते. They directly say refractive index of a glass, refractive index of a water. It simply means that refractive index of a glass with respect to medium, with respect to air, refractive index of a water with respect to air. तो air बोलने का जिम्मा नहीं उठाते वो. साइन आई बाय साइन आर से प्रूव हो जाएगा. इट्स अ स्नेल्स लॉ. साइन आई बाय साइन आर. साइन ऑफ 61 डिवाइड बाय साइन ऑफ 34. ये आप अपने लॉग बुक से सॉल्व कर सकते हो. साइन 61 का वैल्यू निकालना, साइन 34 का वैल्यू निकालना, एंड यू विल गेट द मीडियम एज. अगेन यू वांट टू चेंज मी द ओरिएंटेशन. मैम पहले जैसे ही है, स्ट्रेट करो. आंसर इज 1.56. Is it fine now? Let's go ahead with some more sums. Let's go ahead. Sum number second. What is the wave number of a beam of light? What is the wave number of a beam of light having wavelength 5000 angstroms? Wave number निकालने बोल रहा है. लैम्बडा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम्स. 5000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा रिलेशन बताओ जरा. 10 raised to minus 10. 10 raised to 10. 10 raised to minus 10 meters. So 5 into 10 raised to minus 7 meters. आपको वेव नंबर निकालने बोल रहा है. वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स. वेव नंबर का फॉर्मूला कहीं पर लिख के ले लो. वेव नंबर इज गिवन बाय 1 बाय लैम्बडा. वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, सब म्यू करके ऊपर बार डाल देते हैं. सो वेव नंबर इज गिवन बाय 1 बाय लैम्बडा. दिस इज नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर दिस लैम्बडा. सो 1 बाय लैम्बडा करोगे तो कितना आ रहा है? 1 बाय 5 into 10 raised to minus 7. And if you calculate it, it is 2 into 10 raised to 6 per meter. Wave number is number of waves. So 2 into 10 raised to 6 waves आ रहे हैं आपके per meter में. So wave number is given by 1 by lambda. Let's go ahead with the new next question. Wave number is given by 1 by lambda. ये कहीं पर लिख कर ले लो. Wave number is inversely proportional to lambda. ये मुझे जरा कोई रिलेशन एक्सप्लेन कर सकता है क्या? What does this mean? Someone can explain me this. What does this mean? जरा सोचो इसके बारे में. ये क्या है? ये जो हमने कैलकुलेट किया ये क्या है? मिस मैं ट्राई करूं? हाँ बोलो. मिस मतलब 1 मीटर में कितना वेव आएगा, मतलब ऊपर नीचे वो वाला एक वेवलेंथ कितना, 1 मीटर में वेव का कितना वेवलेंथ आएगा. ओके फाइन, ठीक है. लेट्स गो अहेड. याद है हमने वेव नंबर एक और चीज को बोला था, k is equals to 2 pi by lambda करके भी हमने डिफाइन किया था इन द टर्म्स ऑफ एंगल. यहाँ पे 1 by this is actually this both are one of the same thing. यहाँ पे एंगल के टर्म्स में दिया है और यहाँ पे नंबर के टर्म्स में दिया है. Here we have taken in the terms of angle क्योंकि वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इसको इंट्रोड्यूस करना था. और here we are talking in the terms of number. So ये जो mu bar है ना, this is actually your k. एक ही बात है. यहाँ पे हम नंबर के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम फेज के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं. इसका रिलेशन कैसे निकाल सकते हो? इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हो. हम बोल रहे हैं लेट्स से कि एक वेव का एक पर्टिकुलर साइज है.
इसको आपने कैसे रिलेट किया था? आपको कुछ किसी को कुछ याद है ये कैसे निकाला था हमने? k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, kx हमने इंट्रोड्यूस किया था वहां पे। किसी को कुछ याद है इससे रिगार्डिंग? कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इसको कि ये कैसे आया? कोई ये रिलेशन का एक्सप्लेनेशन दे सकता है मुझे? थिंक अबाउट इट, सोचो जरा इसके बारे में। थिंक अबाउट दिस रिलेशन। कि ये वेव नंबर क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जरा सोचो इसके बारे में, क्या बता सकते हो? अमन को जो एक्सप्लेनेशन है इट वाज क्वाइट करेक्ट। और थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या इसको कि ये रिलेशन कैसे आया? ये रिलेशन मैंने आपको बताया था कि कैसे आया है। जरा उस इस हेलो मैम। रिलेशन को और इस रिलेशन को रिलेट करो, बोलो। हेलो मैम। हाँ, 1 मीटर में कितना टोटल एंगल वो कवर करता है, मतलब वही होता है। ये तो ये हो गया। व्हाट अबाउट दिस वन? अगर वो 1 मीटर में कितना एंगल कर रहा है तो ये 1 मीटर में कितना वेव कितना नंबर जा रहा है वो रहेगा ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुझे निकाल के दो, ये मैंने आपको निकाल के दिया था पीछे जब मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिखाया था वेव का, तो मैंने आपको ये निकाल के दिया था। मुझे ये निकाल के दो, सोचो इसके बारे में जरा, जाओ पीछे कंपेयर करो, सोचो इसके बारे में कि कैसे ये रिलेशन मुझे कैसे निकाल के दोगे, हाउ यू विल रिलेट दिस इक्वेशन, how you can relate this equation. Both are wave numbers, these are in the terms of angle, these are in the terms of numbers. आपका एक वेव 2 पाई कवर करता है, वही बात है। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ एंगल, दिस इज इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, दोनों है वेव नंबर ही, बट ये फेज के टर्म्स में डिफाइन किया और ये नंबर ऑफ वेव्स के टर्म्स में डिफाइन किया है। कुछ आया रिलेशन? इस रिलेशन के बारे में सोचने के लिए मैं टाइम देती हूँ, कल बताओ मुझे, चलेगा? ये जो रिलेशन है इसका एक्सप्लेनेशन तो मुझे कल दो, इसी से रिलेट करके आएगा। V is equals to L by lambda का ना? हाँ, दिस इज v बार और म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये जो पार्ट है ये प्रूफ मुझे कल बताओ, इसी से रिलेट करके आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है तुमको पीछे, क्या इट इज 2 पाई बाय लैम्डा। ये 2 पाई बाय लैम्डा क्यों है? दिस प्रोपगेशन कांस्टेंट, दिस वेव नंबर इज 2 पाई बाय लैम्डा। सो यही इस वेव नंबर से रिलेट करता है। यहाँ पे 1 बाय लैम्डा मींस हम लोग टर्म्स नंबर ऑफ वेव्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम फेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं। डिफरेंस कितना है? सर्कल। तो इसलिए थिंक 2 अबाउट इट, lambda। कल एक्सप्लेन करो, चलेगा? सोचो इसके बारे में, कल एक्सप्लेन करो, नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट। पर ये कहीं पर टिक आउट करके रख लो कि वेव नंबर इज आल्सो गिवन बाय 1 बाय लैम्डा, it is given by 2 pi by lambda, it is also given by 1 by lambda if you want to talk in the terms of numbers, number of waves in per meter. Okay, let's go ahead with the new sum. A ray of light is incident on a surface of a glass of refractive index, glass के surface पे गिरा है और उसका refractive index जो है वो 1.55 है at a polarizing angle, at a polarizing angle. अब ये पोलराइजिंग एंगल जो है दिस इज ओनली योर ब्रिस्टर्स एंगल। ये जो आपका पोलराइजिंग एंगल है यही आपका ब्रिस्टर्स एंगल होता है। दो नाम है, इसको ब्रिस्टर्स एंगल भी बोला जाता है, इसको पोलराइजिंग एंगल भी बोला जाता है। सो
एक रे ऑफ लाइट गिरी है ऑन अ ग्लास ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 एट अ पोलराइजिंग एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो पोलराइजिंग एंगल ब्रिस्टल्स एंगल के बराबर है. कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है थीटा आर. कैलकुलेट करके दो जरा फटाफट. समझ में आया क्वेश्चन क्या है सबको? दिस इज थर्ड क्वेश्चन. अपने बुक में प्रॉपरली लिख के लो. मुझे नोट्स में चाहिए ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आते हैं. म्यू जी इज 1.55. कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. थीटा आर निकालना है आपको. और ये जो लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये पोलराइजिंग एंगल पे गिरी है. पोलराइजिंग एंगल का मतलब होता है ब्रिस्टल्स एंगल. लिख के ले लो कहीं पर उसी के नीचे. पोलराइजिंग एंगल इज योर ब्रिस्टल्स एंगल. जहां पे ब्रिस्टल्स एंगल लिखा है वहां पे पेंसिल से लिख लेना कि इट इज आल्सो नोन एज पोलराइजिंग एंगल. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कैलकुलेट करके दो. मैं स्टार्टिंग पाथ रिपीट करो ना क्वेश्चन का. क्वेश्चन इज एक रे ऑफ लाइट गिरी है ऑन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55. ओके ओके. ये जो गिरी है ये पोलराइजिंग एंगल पे गिरी है. मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू पोलराइजिंग एंगल. पोलराइजिंग एंगल का मतलब ही ब्रिस्टल्स एंगल होता है. कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आपको थीटा आर निकालना है. जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कैलकुलेट करना है. tan इनवर्स ऑफ 1.55 मैं अभी दे देती हूँ. tan इनवर्स ऑफ 1.55 इज 57 डिग्री. tan इनवर्स ऑफ 1.55 इज 57 डिग्री. यूज करके ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. 57 डिग्री 11 मिनट्स होता है एक्चुअली. थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व. करेक्ट है उज्जवल? करेक्ट है अभिषेक? अदर पीपल प्लीज ट्राई टू सॉल्व. आई विल चेक योर बुक. का सॉल्व करने की कोशिश करो. करेक्ट है राहुल? Let's discuss about the sum. पोलराइजिंग एंगल पे गिरा है मतलब ब्रिस्टल्स एंगल IB पे गिरा हुआ है. IB इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू. आपका म्यू कितना दिया है उसने? 1.55. सो आपको IB मिल जाएगा 57 डिग्री 11 मिनट्स. नाउ आपको पता है कि एट ब्रिस्टल्स एंगल IB प्लस थीटा आर दैट इज थीटा B प्लस थीटा आर इज 90 डिग्री. आपको थीटा B मिल गया तो आप थीटा आर कैलकुलेट कर सकते हो. दैट्स ऑल. ठीक है. लेट्स गो अहेड विद द लास्ट सम. बाकी सारे सम्स मैं आपको PDF में सेंड करूंगी. आपको सॉल्व करके रखना है. टुमारो आई एम गोइंग टू चेक इट. लेट्स गो अहेड विद द लास्ट सम. राइट डाउन. रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम. एक रेड लाइट है जिसका वेवलेंथ इज 6400 एंगस्ट्रॉम. ओके. In an air has a wavelength of 4000. ये जो वेवलेंथ है रेड लाइट की ये एयर में है. हवे में इसकी वेवलेंथ इज 6400 एंगस्ट्रॉम. जब ये ग्लास से पास होता है, when this red light passes through the glass, okay, when it was in the air it was 6400 angstrom. Now if it is passing, this red light is passing into glass, its wavelength becomes 4000 एंगस्ट्रॉम्स. आपको पता है कि वेवलेंथ छोटी हो जाती है आपके इसमें पास होने के बाद. हमने ये चीज हाइजेंस प्रिंसिपल से देखा भी था कि वाई जब आपका कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो दो वेव फ्रंट्स के बीच की साइज रेड्यूस हो जाती है क्योंकि उनकी स्पीड में चेंजेस आता है. हालांकि रेड लाइट, मैंने आपको बताया था कि रेड लाइट को मैं ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, बट स्टिल थोड़ा डिफरेंस तो उनके भी वेवलेंथ में आता है. बाकी लाइट्स के कंपेयर में सबसे कम डिफरेंस इन्हीं के वेवलेंथ्स में आता है क्योंकि इनको आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. बट स्टिल देयर इज अ चेंज ऑफ व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास
So red light in the glass have a wavelength of 4000 angstrom. If wavelength of violet light in the air is 4400 angstrom, वो बोल रहा है कि violet light है जिसकी air में जो wavelength है वो 4400 angstrom है. Find its wavelength in the glass. इस violet light की glass में wavelength निकालनी है. Find the wavelength in the glass. Think about it and solve. और इसको मुझे तुमको एक्सप्लेन करना है. थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व. ग्लास में से हम लाइट को पास कर रहे हैं. एक बार रेड लाइट पास किया, फिर एक बार वॉयलेट लाइट पास कर रहे हैं. ऑफ कोर्स दोनों की वेवलेंथ में बहुत चेंजेस आने वाला है. मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ इन द ग्लास. तुमको पता है ग्लास इन दोनों को अपोज, ग्लास के मॉलिक्यूल्स इन दोनों को अपोज करने वाले, इन दोनों की स्पीड कम करने वाले. बट ये बहुत बड़ा साइज होता है, तो इसकी स्पीड अगर ये कुछ कम भी कर रहा है तो कोई खास डिफरेंस नहीं आता, इसलिए रेड लाइट जल्दी बाहर. ये प्रिज्म का फिनोमेना आपको क्यों देखने के लिए मिलता है, इसीलिए. अपोजिशन तो वो क्रिएट करेगा ही, बट उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके अपोजिशन से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है. इट इज गोइंग टू मूव फास्टर. ये आपको कुछ क्लेरिफिकेशन देगा. ये सारी चीजें, ये सम्स में जो करवा रही हूँ, ये आपको कुछ क्लेरिफाई करने वाली है. जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है उनसे रिगार्डिंग. हेलो मैम. बोलो. 27.5 into 10⁻⁻8 मीटर. करेक्ट है. इट इज 27. एक्चुअली अगर मैं एंगस्ट्रॉम में लिखूं तो इट इज 2750 एंगस्ट्रॉम. मैं किसी को भी पूछूंगी ये एक्सप्लेन करने के लिए. मिस सॉल्व करके दिखाओ ना. सॉल्व करके मुझे दिखाना होता तो तुमको क्यों बोलती सोचने. अगर मिस मुझे ही करना ये होता तो थोड़ा मैंने सा कर दिया होता ना अभी तक. अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, कुछ समझा रही हूँ, सुनो. दिस इज द ग्लास. इस ग्लास की अपनी प्रॉपर्टी है लाइट के स्पीड को कम करने की. ओके, इट हैव द प्रॉपर्टी टू अपोज द स्पीड ऑफ लाइट. फाइन. नाउ it will have some refractive index with respect to air which is approximately 1.55. so ये क्या करने वाला है, ये इसको भी अपोज करने वाला है, इसको भी अपोज करने वाला है. बट ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ग्लास की अपोज करने की जो क्वालिटी है वो तो एक फिक्स्ड क्वालिटी है, दैट इज 1.55. ओके, वो इसके लिए भी वही रेशियो में कम करेगा जितना इसके लिए कम करेगा. जितना इसके लिए वो जितना इस रेड लाइट को वो कम करने वाला है, जितनी स्पीड, उतनी ही स्पीड वो इसकी भी कम करने वाला है. बट अब तुम बोलोगे मैम प्रिज्म में फिर हमको रेड लाइट पहले क्यों मिलती है जब दोनों की स्पीड सेम से अमाउंट से कम होती है. इसकी अमाउंट, इसका स्पीड ऑलरेडी ज्यादा है, अगर सेम अमाउंट से कम किया भी तो भी कोई खास अमाउंट में डिफरेंस, मतलब इट विल अगेन हैव हाईएस्ट वेलोसिटी एज कंपेयर टू अदर. इसकी वजह से ये प्रिज्म में बाहर निकल जाता है आराम से. ओके, सो इस ग्लास का अपना एक अपोजिशन क्रिएट करने का फिनोमिना है. क्लियर? नाउ इफ यू ट्राई टू कंपेयर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई सेड इट इज 1.55. नाउ इफ आई एम कंपेयरिंग कि लैम्बडा ऑफ एयर अपॉन इन लैम्बडा ऑफ रेड लाइट इन एयर एज कंपेयर टू लैम्बडा ऑफ रेड लाइट इन अ ग्लास, एक रेशियो कम करने वाला है वो.
जितना वो इसको कम करेगा उतना ही वो वॉयलेट लाइट को भी कम करेगा. इसका अपोजिशन का प्रॉपर्टी सेम फॉर बोथ. सो दोनों को सेम अमाउंट में रेड्यूस करने वाला है. ठीक है. सो द रेशियो फॉर दिस यू विल गेट एज, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सो दिस इज समथिंग 6400 और 4000. ये मटेरियल दोनों पे सेम, ये कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाने वाला है. वो जो पार्शियलिटी होती है वो इनकी साइज की, इनकी वेलोसिटी की वजह से होती है, इसकी वजह से नहीं होती. ये तो एक नॉन मेटेलिक मटेरियल है, इसका अपोज करने का प्रॉपर्टी तो दोनों के लिए सेम ही है, बट जो वेलोसिटी में डिफरेंस आपको मिलता है वो इनके साइज की वजह से मिलता है. ओके, इनके साइज की वजह से होता है. मैं जो रेस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ वो मैं सब पे लगा रही हूँ, बट सामने वाला कितना स्पीड उसका मैं कम कर पा रही हूँ वो डिपेंड करता है कि उसके पास मैक्सिमम स्पीड कितना है. रेड्यूस तो मैं दोनों को सेम अमाउंट से करूंगी, बट इसका स्पीड कम करने के बाद भी हाईएस्ट स्पीड इसका ही है बिकॉज ऑफ इट्स साइज. ओके, सो जो रेशियो से वो कम करेगा वही रेशियो से वो किसको कम करने वाला है, वॉयलेट लाइट को इन एयर एज कंपेयर टू द वॉयलेट लाइट इन ग्लास. सेम रेशियो होने वाला है. तो जब आप इन दोनों रेशियोज को सेम रखोगे, आपको इन एयर तो पता है वॉयलेट लाइट का, आपको इन ग्लास मिल जाएगा. समझ में आया सबको सम? सो अपोजिशन करने की प्रॉपर्टी, रेड्यूस करने की प्रॉपर्टी दोनों के लिए इक्वल है, बट दोनों की वेलोसिटीज मुझे डिफरेंस इसलिए मिलती है क्योंकि इसका इटसेल्फ का साइज ज्यादा है, जिसकी वजह से ये सबसे पहले बाहर निकलता है इन अ प्रिज्म. क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज द सम. एक और सम के साथ जाएं क्या आगे? व्हाट्स द टाइम? Let's go for one more sum and then we will start with interference. Or let it be. I'll send you sums in PDF. आपको वो सारे sum solve करके रखने हैं. I'm going to discuss it tomorrow. और next आपको ये question दिमाग में रखना है कि ये mu bar, that is wave number 1 by lambda कैसे आया, ये explanation आपको मुझे देना है. You need to explain this. मैंने k is equals to 2 pi by lambda आपको proof किया है पीछे. आपको मुझे ये एक्सप्लेनेशन देना है कि ये इसका मीनिंग क्या है. ऑफ कोर्स इट इज नंबर ऑफ वेव्स इन पर मीटर, ये तो एक्सप्लेनेशन है ही, सिंपल सा फंडा है ये. इट इज पर मीटर, नंबर ऑफ वेव्स इन पर मीटर, बट आई नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू एक्सप्लेन मी दिस विद एन एग्जांपल. एक एग्जांपल के साथ आप मुझे ये एक्सप्लेन करने वाले. ओके, so let's go ahead with a new topic from where your new chapter starts is interference and diffraction. So first we will go ahead with the interference. Now what is this interference? ये interference है क्या? Okay. Now this interference is superimposition of the waves. That is superposition of waves. आपने superposition के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है पीछे waves में. हमने stationary waves में, wave concepts में हमने superposition के बारे में बहुत पढ़ा है कि what is superposition of waves. अगर दो waves आ रही हैं, if there are two waves और वो दोनों waves एक दूसरे से एक point पे coincide हुई, so जो resultant wave होगी that will have, अगर एक wave का amplitude is a, दूसरे wave का amplitude is also a, so जो resultant wave होगी at that instant उन दोनों का amplitude add हो जाएगा and it will be 2 times of a. Means we have simply studied what is superposition principle. Superposition principle explains you that अगर दो waves आ रही हैं and they are coinciding with each other, so जो resultant wave होगी वो उन दोनों के vector addition होगी. It will be simply vector addition of these two waves. और ये दोनों waves ऐसे behave करेंगी कि ये wave यहाँ पे present नहीं है और ये wave यहाँ पे present नहीं है, अपना अपना displacement create करेंगी और जो maximum displacement होगा that will be 2a. वहीं पे अगर दो waves out of phase आ रही है, ऐसा कुछ है. out of phase का मतलब पता है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है. This is out of phase. One is thrust and one is trap. अगर ये दोनों एक दूसरे को मिल रही है तो ये वेव ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगी विद ए एम्पलीट्यूड और ये वेव नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आपको जो एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट विल बी 0. ये सारे कांसेप्ट हमने पढ़े हैं. सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली एक्सप्लेन्स यू दैट कि अगर दो वेव्स एक पॉइंट पे अराइव हो रही है साइमल्टेनियसली, तो जो रिजल्टेंट वेव, अगर दो वेव्स एक पॉइंट पे अराइव हो रही है साइमल्टेनियसली, तो जो भी रिजल्टेंट वेव मिलेगी दैट इज द सिंपली वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू वेव्स. That will be simply vector sums of the displacement of these two waves. Okay, if this is a, the resultant wave will have the amplitude of 2a. Are you clear with the concept? ये चीजें हमने पढ़ी है. So
Superposition is a phenomena. This interference is a phenomena due to superposition. जैसे आप वेव्स में सुपरपोजिशन पढ़ते हो, यही सुपरपोजिशन फिनोमिना लाइट में इंटरफेरेंस की तरह से पढ़ा जाता है. सो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इज जस्ट एन सुपरइम्पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स. जो टू लाइट वेव्स का सुपरइम्पोजिशन है, ये सारी चीजें लाइट इज अ वेव, इस चीज को बहुत अच्छे से प्रूव करती है कि लाइट का जो नेचर है वो वेव है. ये सारे फिनोमिना प्रूव करते हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है आपका लाइट वेव्स आपका वेव्स फॉलो करता है, और वही फिनोमिना इन द टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस आपका लाइट फॉलो करता है. ओके, सो ये इंटरफेरेंस ये एक्सप्लेन करता है कि योर लाइट हैव अ वेव नेचर. इट एक्सप्लेन्स दैट योर लाइट हैव अ वेव नेचर. Okay, so interference simply means superposition of the two waves, of the two light waves. Okay, अब होता क्या है superposition of, by superposition principle को एक अलग से नाम देना पड़ा as interference. ऐसा क्यों देना पड़ा? हम superposition principle of light waves भी बोल सकते थे. So how can you define this interference? इसको interference को आप define कैसे कर सकते हो? अब मैंने आपको पहले ही बोला कि what is interference? Interference is superposition of two light waves. Okay, अब superposition होने से होता क्या है? जब लाइट के, एज यू नो कि देयर आर टू कंडीशंस एक्चुअली, हाँ देयर आर टू कंडीशन. या तो क्रस्ट को मिल जाए, वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, या तो ट्रफ को मिल जाए, वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा. करेक्ट है? सो मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे कहाँ मिलेगी? व्हेन क्रस्ट विल मीट क्रस्ट, दिस पार्ट, और ट्रफ विल मीट ट्रफ. अगर ऐसे भी दो लोग आके मिल जाते हैं तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में you'll get a maximum amplitude of 2a. So इसको अलग से इंटरफेरेंस करके क्यों डिफाइन करना पड़ा, वो जरा समझने की कोशिश करो. जब लाइट का क्रस्ट और क्रस्ट मिलता है या ट्रफ और ट्रफ मिलता है, तो वहां पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. और जहां पर क्रस्ट जो है वो ट्रफ को मिलता है, और वाइस वर्सा, ट्रफ जो है वो क्रस्ट को मिलता है, ये वाला कंडीशन, वहां पर इंटेंसिटी पूरी तरीके से मिनिमम पाई जाती है. और अगर आपने एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट किया तो एक्चुअली में यहाँ पर इंटेंसिटी आपको जीरो मिलती है, यू गेट जीरो. ओके, सो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस इज मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी. मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, once you are getting, when crust and crust or trough is meeting, you are getting maximum intensity, and when crust or trough and trough or crust is meeting, vice versa, you will be getting zero intensity or minimum intensity. So this modification in the intensity due to superposition of waves is considered to be an interference of light. समझ में आया what is interference of light? Interference of light can be defined as modification in the intensity of the light waves which are superimposed on each other. Intensity variation दिख रहा है हमको. अब परफेक्ट इंटेंसिटी वेरिएशन होने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस रखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करते समय, कि आपको जहां पे क्रस्ट मिल रहा है वहां पे मैक्सिमम लाइट मिले, जहां पे क्रस्ट ऑफ मिल रहा है वहां पे आपको जीरो लाइट मिले, उस चीज के लिए दैट इज जीरो इंटेंसिटी मिले, उस चीज के लिए आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा. आप जो भी सोर्सेज यूज कर रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बीट्स क्रिएट नहीं होना चाहिए. हालांकि हाँ, दे शुड बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. आप जो दोनों लाइट्स यूज कर रहे हो जिनसे आप रेज क्रिएट करने वाले हो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स क्रिएटेड इन 1 सेकंड सेम होना चाहिए. दूसरा, अगर आपका जो लाइट होना चाहिए वो कांस्टेंट फेज में होना चाहिए. कांस्टेंट फेज मींस दोनों के बीच में फेज मस्ट बी कांस्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी पाई का डिफरेंस हो गया फिर कभी 2 पाई का डिफरेंस हो गया. अगर दो वेव्स एक दूसरे के पास आ रही है तो अगर ये दोनों फेज, इन दोनों का फेज डिफरेंस है 0, दे आर इन फेज, ठीक है, तो हमेशा इस पॉइंट पे दे मस्ट बी इन फेज. कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी यहाँ पे इसके साथ ये 0 बना लिया, कभी 1 डिग्री बना लिया, कभी 2 डिग्री बना लिया, कभी 3 डिग्री, कभी 180 बना लिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. दे शुड हैव कांस्टेंट फेज, या तो कांस्टेंट फेज हो या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो ही आपको ये परफेक्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी और जीरो इंटेंसिटी मिलेगी. अगर ये फेज बार बार चेंज होता रहा दोनों लाइट्स के बीच का, एक लाइट जो है पहले आपने पहला वेव पास किया, उन दोनों के बीच में 0 फेज डिफरेंस आया, दूसरा वेव पास किया, उन दोनों के बीच में अगर ऐसा कुछ आ गया, उसी पॉइंट पे ऐसा कुछ आ गया कि यहाँ पे पहले फेज डिफरेंस वो 0, अब फेज डिफरेंस जो है वो 50 डिग्री पे आ गया, कुछ 50 डिग्री का डिफरेंस आ गया, फिर 40 डिग्री का डिफरेंस आ गया, तो आप जो पैटर्न बनाओगे, जो आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो पैटर्न मिलेगा वो परफेक्ट नहीं मिलेगा। सो अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का पैटर्न परफेक्ट चाहिए तो आपको ये सारे कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव्स जो एक दूसरे को मिलने वाली है उनके बीच का फेज मस्ट बी कांस्टेंट, उनका फेज कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 हो जाए, कभी 550 हो जाए, कभी 750 हो जाए, मतलब कोई रेंज ही ना हो। अगर डिफरेंस है भी तो डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले डिफरेंस 0 का है फिर अचानक से डिफरेंस 100 का हो गया फिर 50 का हो गया। सो इस तरीके से लाइट का मीटिंग प्रॉपर नहीं होगा, और जहां आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलनी चाहिए वहां पे आपको थोड़ा ब्लर्ड इमेज मिलेगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस फेज डिफरेंस, दिस फेज मस्ट बी कांस्टेंट। तीसरा कंडीशन ये है कि ये दोनों जो है इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। दे शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड, तो ही आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम पे 2a मिलेगा और इंटेंसिटी मिनिमम पे 0 मिलेगा, तो आपको ये कंडीशन फुलफिल होगी। सो अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है कि आपको प्रॉपरली एक जगह पे एकदम ब्राइट लाइट दिखे, एक जगह पे एकदम डार्क लाइट दिखे, फिर एकदम ब्राइट लाइट दिखे, ये पैटर्न अगर आपको देखना है कि क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है तो एकदम डार्क मिले, ट्रफ ट्रफ मिल रहा है तो सॉरी क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है तो एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, ट्रफ ट्रफ मिल रहा है तो एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, क्रस्ट ट्रफ मिल रहा है तो आपको डार्क एकदम 0 इंटेंसिटी मिले, तो आपको ये सारे केसेस को फॉलो करना जरूरी है। इट शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड एम्पलीट्यूड शुड बी सेम। अब उनका ये क्वेश्चन आया, मिस ये नेचुरली पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर आपने 2 लाइट सोर्सेस लिया, आपने 2 बल्ब लिया और आपने ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की, आपको परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, आपको ब्लर मिलेगा। जहां पे डार्क होना चाहिए वहां पे पूरा डार्क नहीं मिलेगा, जहां पे ब्राइट होना चाहिए, प्योर ब्राइट होना चाहिए, वहां पे पूरा ब्राइट नहीं मिलेगा। सन का यूज किया जा सकता है, यू कैन यूज सन, जो चीज हाइजन ने की थी, सन का यूज करके हम बनाने वाले हैं उस चीज को। ये पैटर्न हम फॉलो करने के लिए हम सन का यूज कर सकते हैं, या एक सिंगल सोर्स का लाइट। आई कम टू दैट टॉपिक, अभी नहीं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, फिलहाल आप कंडीशन समझो कि एक परफेक्ट पैटर्न, वेट फॉर अ व्हाइल आयुष, एक परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए यू शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यू शुड हैव कांस्टेंट फेज, दोनों के बीच में जो लाइट सुपरइम्पोज करने वाली है उनके बीच का फेज मस्ट बी कांस्टेंट, एंड दे शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड, तो ही आपको एक परफेक्ट जो ब्राइट की जगह पे परफेक्ट ब्राइट और डार्क की जगह पे परफेक्ट डार्क मिलेगा। पूछो आयुष। हेलो मिस। हाँ बोलो, आई एम लिसनिंग। मिस बोलो। आपने मैम आपने अभी बोला ना कुछ तो कि वो अगर सेम नहीं मिलेगा नेचुरली तो हम लोग को पूरा डार्क या पूरा व्हाइट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली हाँ, अगर समझो तुमने मैम, दो, लेकिन ऐसा क्यों होगा मैम? क्योंकि अगर समझो तुमने एक बल्ब, 2 बल्ब्स ली, ठीक है, हाँ। मैंने बोला लेट्स से ये दोनों बल्ब मैंने ली, तो जरूरी नहीं कि ये बल्ब जिस टाइम पे एमिशन स्टार्ट करे, ओके, और ये लाइट जिस टाइम पे एमिशन स्टार्ट करे, दोनों इन फेज ही लाइट वेव्स जनरेट करे। इट इज नॉट कंपलसरी, देयर विल बी अ टाइम लैग बिटवीन द टू। दोनों के बीच में आप कितना भी परफेक्ट ट्राई करने की कोशिश करो, या तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, या तो एम्पलीट्यूड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आप बहुत बहुत ट्राई करोगे तो भी आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो ये दो अलग अलग सोर्सेस को दोनों यूज सेम वोट करके का आपको लेंगे, परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलता। हाँ, मैम अगर दोनों सेम वोट का लेंगे और सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे फिर भी नहीं होगा मैम? तो भी नहीं होता, तो भी नहीं होता, तब भी ये नंबर ऑफ ये जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें वेरिएशन हो जाता है। आपको परफेक्ट डार्क की जगह पे, ये मेन एक्सपेरिमेंट आपका करेक्ट है कि नहीं, ये डार्क वाला पैटर्न बताता है। आपको परफेक्ट डार्क की जगह पे डार्क नहीं मिलेगा, ब्राइट की जगह पे तो यू विल गेट ब्राइट, बट डार्क की जगह पे आपको डार्क नहीं मिलेगा। सो आप कितना भी ट्राई करो इन दोनों को करेक्ट सेम करने की कोशिश करो, देयर विल बी अ टाइम लैग, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा। तो दो अलग अलग सोर्सेस यूज करके आप परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए हमको कोई और वे लेना पड़ा इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए। दिस एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी टफ, कीप इट इन माइंड। जब हम इनको लैब में करते हैं ना, वी नीड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 13 टाइम्स, जब जाके हमको एक्सपेरिमेंट के आंसर्स आते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट्स को बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है, क्योंकि ब्राइट तो आपको ब्राइट मिल जाएगा, बट जो डार्क है वो आपको परफेक्ट डार्क नहीं मिलता अगर आपने पैटर्न को फॉलो नहीं किया तो। सो आपका लाइट का सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज और एम्पलीट्यूड इनका सेम होना बहुत जरूरी है परफेक्ट डार्क मिलने के लिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ proper perfect interference pattern. Clear?
So this is what is the phenomena कि अगर आपको interference pattern चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? You should have the two light waves with same frequency, same wavelength and constant phase. When they are meeting with each other, they produce a stationary pattern. उस pattern में आपको you get a modification in the intensity of the light. Somewhere you will find maximum intensity and somewhere you will find zero intensity. So this modification in the intensity of the waves gives you a interference pattern, and this phenomena is called as interference of light. Clear? Now there are two kinds of interference. Constructive interference, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है in waves. This is called as constructive interference. One is called as constructive interference and the second one is destructive interference. Constructive interference and destructive interference. Constructive interference क्या है? याद है किसी को कुछ? जब क्रस्ट को मीट होता है या ट्रफ को मीट होता है, तो जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, that is our constructive interference. जहां पे क्रस्ट ट्रफ को मिलता है या ट्रफ क्रस्ट को मिलता है, that is called as जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होती है या जीरो इंटेंसिटी होती है, we call that as destructive interference. Clear? So interference दो काइंड के होते हैं, constructive and destructive. क्या है interference? वापस रिवाइज कर रही हूँ. Interference is a phenomena due to superposition of two light waves, of course. Now there is when the two light waves superimpose on each other, they creates a pattern where you get maximum intensity and minimum intensity. Means अगर आपको define करना है what is interference, you can simply define that when two light waves of same frequency, same wavelength, constant phase meet with each other, superimpose on each other, they create a pattern in which there is a modified intensity of light. Such phenomena is called as interference of light. Of course, there are two kinds of interference: constructive interference, where you'll get a maximum intensity, and destructive interference, where you'll get a minimum or zero intensity. For perfect destructive interference, your intensity is zero. Okay, so this is what is called as interference of light. No, never. कैसे क्रिएट करोगे? एक ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, एक नीचे की तरफ ढकेल रहा है, सो इट विल कम टू जीरो ना. एक ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, एक नीचे की तरफ ढकेल रहा है. अगर ऐसा भी कुछ है, अगर आपने जैसे कि मैंने बोला कि अगर एम्पलीट्यूड चलो डिफरेंट ले लिया, एक ऐसा ले लिया, एक थोड़ा छोटा ले लिया, कभी नहीं हो सकता. नेवर. हाउ इज इट पॉसिबल? एक बॉक्स है, ये एक पार्टिकल है, एक को तू इस साइड से ढकेल रहा है, दूसरा ये साइड ढकेल रहा है, तो रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा ना. ये तो मूव ही नहीं करेगा, तो कैसे मैक्सिमम क्रिएट करेगा वो? हाउ कैन यू क्रिएट सच कंडीशंस? ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, destructive interference is minimum intensity. So this was all about what is interference. This experiment was first seen by Youngs. ये experiment जो है, ये phenomena जो है, ये Youngs ने observe किया था. उसने क्या बोला? उसने क्या किया? sun को main source लिया. He used the primary source as sun. Okay. और एक sheet रखी. इस sheet के बीच में उसने holes कर दिया. होल्स करने से यहाँ से जो भी वेव फ्रंट्स क्रिएट हो रहे थे, वो वेव फ्रंट्स इन होल्स से क्रॉस होके बाहर की तरफ गए. सो दिस बिकम्ड आवर सेकेंडरी सोर्स. ये होल्स से लाइट अब बाहर की तरफ आ रही है. जब वेव फ्रंट्स यहाँ से निकलना चालू हुए, दिस आर द वेव फ्रंट्स. ये जो डॉटेड वाले हैं इनको हम ट्रफ समझते हैं, और जो ये कंटिन्यूअस लाइन है इसको हम क्रस्ट समझते हैं. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ उसको दिखाई दिया. ओके, यूज द प्राइमरी सोर्स एज सन. उसने एक शीट रखी, शीट में उसने दो छोटे छोटे होल्स किए जिसमें से सनरेज बाहर की तरफ निकलने वाले हैं. दिस इज अवर प्राइमरी सोर्स. होल्स, आप शीट में होल्स करते हो, आपको नहीं पता होल्स क्या होता है? वो मैम होल्स को कंसीडर कर सकते हैं सेकेंडरी. छोटे छोटे स्पेस क्रिएट किए. एक शीट में आप होल कैसे क्रिएट करोगे? नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूं कि सेकेंडरी उसको कंसीडर कर सकते हैं. Okay, fine. So S is the main source and this is our secondary source. इसको हमने secondary source की तरह काम ये लिया. अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये दोनों एक ही सोर्स से बने हुए दो सोर्सेज हैं. सो इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, इनका फेज जिस टाइम पे यहाँ से वेव क्रिएट हो रही है उतने टाइम से यहाँ से भी वेव क्रिएट हो रही है, इनका फेज सेम होगा. इनकी इंटेंसिटी, सीन्स दोनों के दोनों एक ही सोर्स से निकले हुए हैं, तो दोनों की इंटेंसिटी विल बी सेम. सो दोनों सोर्स का जो कंडीशन हमको मिलना चाहिए, दैट इज दे शुड हैव same phase, they should have same amplitude,
दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, वो दोनों में सेम होगी. सो व्हाट ही ऑब्जर्व, उसने एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया कि जब जिस भी पॉइंट पे क्रस्ट को मिल रहा है या ट्रफ को मिल रहा है, दिस पॉइंट्स, जिस भी पॉइंट पे क्रस्ट को मिल रहा है या ट्रफ को मिल रहा है, वहां पे जो इंटेंसिटी देखने के लिए मिली वो एकदम ब्राइट मिली, विच वॉज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जहां पर क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे को मिल रहा है, दिस पॉइंट्स, वहां पे उसको इंटेंसिटी एकदम जीरो मिली. सो दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द यंग्स, कि जब उसने दो सोर्सेस के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करके फ्रॉम अ मेन प्राइमरी सोर्स, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या देखा कि जहां पर क्रस्ट मिल रहा है वहां पे उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, और जहां पे क्रस्ट जो मिल रहा है वहां पे उसको मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है. एंड दिस इज हाउ वी प्रूव द इंटरफेरेंस फिनोमिना, constructive and destructive interference phenomena of light. So he was the one who proved the interference of light. हेलो मैम. Experiment. बोलो. मैम वो क्रस्ट एंड ट्रफ इधर नहीं समझा. क्या नहीं समझा? मतलब ये मालूम है कि मिनिमम होएगा, बट आप क्रस्ट एंड ट्रफ कैसा डिस्प्ले कर रही हो? कुछ नहीं है, जो कंटिन्यूअस लाइन है मैंने उसको क्रस्ट बोल दिया, और हाँ जो मैम वो डॉटेड भी लाइन, समझा, बट जो क्रस्ट एंड क्रस्ट का पहला क्रस्ट एंड क्रस्ट जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वहाँ मैक्स हो रहा है, वो पॉइंट एक बार बताओ. क्या बताओ इसमें? ये यहाँ पे भी ऊपर की तरफ पुश मिल रहा है, ये वाला वेव भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ पुश दे रहा है, और ये वाला वेव भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ पुश दे रहा है. मैम अभी there will be a maximum क्रस्ट एंड ट्रफ amplitude का of this particle. कांटेक्ट पॉइंट. क्या नहीं समझा ओम? मैम मेरे को क्रस्ट एंड ट्रफ किधर मिल रहा है वो नहीं समझ रहा है. मिस क्या? वो वेव फ्रंट में क्रस्ट और ट्रफ कहाँ पे वो समझ नहीं आ रहा है. हाँ सी हियर, एक मिनट समझने की जरा कोशिश करो. दिस इज द वे क्रस्ट ऑफ क्रस्ट और रिप्रेजेंटेशन. क्रस्ट ट्रफ कांटेक्ट में डिफरेंस हो रहा है, मतलब थोड़ा. एक मिनट जरा सुनो मेरी बात. यहाँ पर उसने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन लिया है. उसने बोला कि जहां पर मुझे वेव फ्रंट में जीरो इंटेंसिटी मिल गई, जहां पर मुझे वेव फ्रंट में जीरो इंटेंसिटी मिल गई, हो ना हो वहां पर क्रस्ट इज मीटिंग टू ट्रफ. तो जहां पर उसको मिनिमम इंटेंसिटी मिली इन दिस वेव फ्रंट, जरा रुक जाएगा ओम, समझा रही हूं. जहां पे जीरो इंटेंसिटी मिल गई, उसने बोला वहां पर ही इज गेटिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने का एक ही तरीका है कि क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को मिल जाए. सो दिस आर द वेव फ्रंट्स. ओके, अब उसने ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न. उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. उसने बोला कि मैं क्या करता हूं, मैं इस डॉटेड लाइन को इनमें, सॉरी, मैं इनमें डॉटेड लाइंस जो है ना उनको मैं ट्रफ मानता हूँ, और जो कंटिन्यूअस लाइन है उनको मैं क्रस्ट मानता हूँ. उसने ये एक्सप्लेन करने का तरीका समझाया है कि जहां पर डॉटेड लाइन है मैं उनको क्रस्ट ट्रफ मानता हूँ, और जहां पे कंटिन्यूअस लाइन है उनको मैं क्रस्ट मानता हूँ. ओके, उसने ये डायग्राम बनाया, और उसने बोला कि जहां पर मुझे जीरो इंटेंसिटी मिल रही है ना, हो ना हो वहां पर डॉटेड और क्रॉस लाइन एक दूसरे को मीट कर रही है. मतलब वहां पर मेरा क्रस्ट जो है वो ट्रफ को मीट कर रहा है. दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन कि जब एक वेव फ्रंट पास हो रहा है तो इस वेव फ्रंट में, इस वेव फ्रंट का जो वेव होगा कुछ ऐसे पास होगा, कुछ इस तरीके से पास होगा. तो उसने क्या किया, उसने इस वेव फ्रंट का ये जो क्रस्ट है उसको उसने कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया है, और जो ट्रफ है उसने उसको डॉटेड लाइन से दिखाया है. ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जहां पर आई एम गेटिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, वहां पे ये क्रस्ट वाला पार्ट एक दूसरे को मीट हो रहा है, कंटिन्यूअस वाला पार्ट एक दूसरे को मीट हो रहा है, या फिर डॉटेड वाला पार्ट एक दूसरे को मीट हो रहा है. और जहां पे आई एम गेटिंग मिनिमम इंटेंसिटी, वहां पर हो ना हो ऐसा कुछ फिनोमिना हो रहा है. वहां पे क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को मीट हो रहा है. सो उसने जस्ट ये एक्सप्लेन किया कि आई विल कंसीडर क्रस्ट एज अ कंटीन्यूअस लाइन एंड ट्रफ एज अ डॉटेड लाइन. ये उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन था. दैट्स ऑल. सो यहाँ पर अगर ये एक वेव है तो उसने बोला कि ये जो कंटीन्यूअस वाला पार्ट है इसको तुम क्रस्ट ले लो, और जो ये डॉटेड वाला पार्ट है इसको तुम ट्रफ ले लो. सो जहां पे यू आर गेटिंग जीरो इंटेंसिटी, इट मींस क्रस्ट दैट इज कंटीन्यूअस लाइन इज मीटिंग टू अ डॉटेड लाइन. दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेव. दैट्स ऑल. उसने सिर्फ इस तरीके से रिप्रेजेंट करके अपने एक्सपेरिमेंट को समझाया. समझा? मैम मेरे को ये पूरा समझा. सिर्फ मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने इधर डिस्प्ले किया है ना पॉइंट्स, वो पॉइंट्स में थोड़ा मेरे को बस कंफ्यूजन हो रहा है.
क्या कंफ्यूजन हो रहा है? यही मैम क्या जो पॉइंट कंफ्यूजन हो रहा है? क्रस्ट मिलने का पॉइंट कहाँ है मैम, और ट्रफ मिलने का पॉइंट क्या एक बार आप ये कंटिन्यूस, ये दोनों कंटिन्यूस लाइन है, तो ये दोनों क्रस्ट होंगे, तो इनका अच्छा जो ओके, मीटिंग होगा, कंटिन्यूस क्रस्ट और ऐसा ये मैंने 10 डॉटेड और बार मैंने डॉटेड लिख के दिया हुआ है ओम, आप नहीं कहाँ मैम, दिमाग रख रहे हो? मैंने लिख के मैंने दिया हुआ है यहाँ पे सॉरी मैम, आप समझा। कि ये continuous lines are my crust. I am representing continuous lines by crust हाँ and मैम, उसको representing dot कंसीडर ही lines नहीं by किया। trough. Crust trough alternate होता है. You accept this. Crust trough alternate होता है. So there is this is crust, then this is trough, then again it is crust, then again it is trough. ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट होगा वेव में, जहां पे क्रस्ट एंड, जब दोनों के क्रस्ट एंड क्रस्ट मिल रहे हैं, यू कैन सी दिस पॉइंट, यहाँ पे उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, जहां पर इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मिल रहा है वहां पे पूरा शांत हो गया, वहां पे उसको जीरो इंटेंसिटी मिली। दैट्स ऑल। व्हाट्स द कंफ्यूजन इन दिस? आप किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। इट्स ओके ओम, इसीलिए टीचर की बात सुननी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, पहले उसको सुनो फिर अपने कंफ्यूजन्स निकालो। सौरभ समझी चीजें समझी आपको? हाँ मैं समझा। Clear? Okay. So he just represented in this way कि continuous line he will represent as a crust and dotted line he will represent as a trough. So he found that कि जहाँ पे he is getting zero intensity, like अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रफ और ट्रफ मिल रहा है, जीरो इंटेंसिटी मिलेगी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, बताओ जरा। मैक्सिमम। ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहा है, जीरो मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम मिलेगी। अब इस पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पर कंटिन्यूअस और डॉटेड लाइन मिल रही है, यहाँ पे आपको जीरो मिलेगी कि मैक्सिमम मिलेगी? जीरो। क्लियर? Zero. So how he explained कि I am considering crust as a continuous line and trough as a dotted line. तो जब दो अपोजिट मिलते हैं तो we will get a zero intensity, और जब दो सेम जैसे मिल जाते, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ मिल जाता, if I am saying like this, मैंने ट्रफ को डॉटेड से एक्सप्लेन किया है, अगर ऐसा कुछ मिल जाता, दिस इज जस्ट इन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट्स ऑल। अगर ऐसा कुछ मिल जाता, क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ मिल जाता, तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाती। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैम क्लियर? सो बोलो। ये जीरो क्यों लिया इसने? बोलो। जीरो क्यों लिया? He should take minimum ना? जीरो क्यों लिया मतलब? जीरो इसलिए लिया क्योंकि इट इज नॉट परफेक्ट एक्सपेरिमेंट ना। जीरो इसलिए लिया क्योंकि उसने एम्पलीट्यूड को उसको परफेक्ट एक पैटर्न मिलना चाहिए। आपका डिस्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है कि पूरा जीरो हो जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना, खत्म हो जाना। सो परफेक्ट इज जीरो। हालांकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, इस जीरो को लाने में बहुत मेहनत लगती है। दिस एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट दैट इजी। ओके, सो this is all about constructive and destructive interference and how this is how Young's explained the experiment. उसने एक प्राइमरी सोर्स लिया, उससे दो सेकेंडरी सोर्सेस बनाए, उससे वेवफ्रंट्स क्रिएट किए, उसने बोला मैं कंटिन्यूअस लाइंस को क्रस्ट समझूंगा, डिसकंटिन्यूअस लाइंस को मैं ट्रफ समझूंगा, जहां पर क्रस्ट या ट्रफ मिल रहा है आई विल गेट अ मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है, और जहां पर मुझे क्रस्ट या ट्रफ क्रस्ट मिल रहा है दैट इज डॉटेड और लाइन वाले जहां पर मीट हो रहे हैं, आई विल कंसीडर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर. Okay, because I'm getting zero intensity at that particular point. This is how Young's explained the interference pattern of light. इसके बारे में और ज्यादा डीप में हम कल पढ़ेंगे. So we will stop here.